बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर्रहमान बेग। जैसा कि आप जानते हो, हमने 9th बायो में लास्ट लेक्चर में चैप्टर 6 एंजाइम स्टार्ट किया था। आज हम इसका सेकंड एसएलओ कवर करेंगे जो डायरेक्टली एंजाइम से रिलेटेड है। फर्स्ट एसएलओ में हमने जनरली केमिकल रिएक्शन जिन्हें आप मेटाबॉलिज्म कहते हैं उन्हें डिफाइन किया था। आज का एसएलओ है डिफाइन enzymes and describe their characteristics। हम एंजाइम को डिफाइन करेंगे और इनकी खसूसियात बयान करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक को समझना है तो हमें एंजाइम को डेफिनेशन से थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन इतना कि हम आगे जाएं तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को अंडरस्टैंड कर सकें। एंजाइम जो है हम कहते हैं ये आपके पास ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। अब यहीं पे आपको मैं एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दे देता हूं जो आपको इस टॉपिक के साथ लिंक करेगी और ग्रेड 11 में आपके काम आएगी। जनरली ना एक वक्त था जब हम कहते थे जितने भी एंजाइम्स हैं ये सब के सब प्रोटीन ही होते हैं, लेकिन बाद में जैसे जैसे एडवांसमेंट हुई हमें रियलाइज हुआ कि नहीं, अक्सर एंजाइम प्रोटीन है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी देखा गया कि लिविंग सिस्टम के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे थे, कुछ कंपाउंड्स ऐसे थे जो किसी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते थे, यानी उसकी कैटालिसिस करते थे, लेकिन बाय नेचर वो प्रोटीन्स नहीं थे। जब हमने स्टडी किया तो हमें मालूम हुआ कि वो जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, वो बाय नेचर असल में आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं। चूंकि केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर रहे थे तो आपने इसको एंजाइम ही कहा, लेकिन ये वो जो एक रिवायती कंसेप्ट है ना कि एंजाइम सिर्फ प्रोटीन होते हैं, ये उससे एक्सेप्शन थी, जहां फिर हमने एंजाइम की डेफिनेशन को अपडेट किया कि सिर्फ ये कहना काफी नहीं है कि तमाम एंजाइम प्रोटीन्स हैं। एक्चुअली एंजाइम वो है जो तमाम तरह के केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करा दे। हां, ये एक अलग बात है कि मोस्टली हम देखते हैं लिविंग सिस्टम में ये बाय नेचर प्रोटीन होते हैं। ये जो आरएनए वाले एंजाइम हमें डिस्कवर हुए ना, इन्हें फिर हमने थोड़ा डिफरेंट नाम दिया है, ये एंजाइम, लेकिन नाम थोड़ा सा इसलिए मुख्तलिफ किया ताकि जब हम फर्स्ट टाइम ये वर्ड सुने और हम उसी वक्त क्लियर हो जाए कि ये एंजाइम भी है और प्रोटीन नहीं है, आरएनए है। इनके लिए हम फिर टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं राइबोजाइम्स। अगर आप कैंटअप की बुक में इस चैप्टर को पढ़ेंगे वहां आपको ये साइड इंफॉर्मेशन मौजूद मिलेगी। तो अक्सरियत चूंकि प्रोटीन है, इसलिए फिर हम एंजाइम को अब आगे एज ए प्रोटीन ही कैरी करने लगे हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए एक्सेप्शन भी है। तो एंजाइम प्रोटीन्स में बात करोगे तो आपके पास ये ग्लोबुलर प्रोटीन है। हम पीछे पढ़ के आए कि प्रोटीन्स आपके पास स्ट्रक्चर के लिहाज से ग्लोबुलर भी होती है और फाइब्रस भी होती है। तो ये डिस्टिंक्शन कर लो कि एंजाइम सिर्फ ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। ठीक, करते क्या है? फैसिलिटेट करते हैं केमिकल रिएक्शंस को लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ये फैसिलिटेट करने से क्या मुराद है? फैसिलिटेट करने से एक दो मतलब आपके ज़हन में आने चाहिए। एक तो ये कि एंजाइम से पहले केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा था, एंजाइम आए और इन्होंने आके केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट किया और स्पीड अप किया। एक कंसेप्ट ये है, इसे भी आप कह सकते हो कि एंजाइम फैसिलिटेट करता है। दूसरा कंसेप्ट ये है, एंजाइम के बगैर भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे थे लेकिन स्लो थे। एंजाइम ने आके उन्हें स्पीड अप कर दिया, इतना स्पीड अप कर दिया कि लाइफ अपने फंक्शन जल्दी से कर सके, सेल अपने फंक्शन जल्दी से कर सके। तो किस तरह से एंजाइम केमिकल रिएक्शन को फैसिलिटेट करते हैं, जो मैंने आपको सेकंड कंसेप्ट बताया है, ये दुरुस्त है, ठीक है। तो आपने हमेशा याद रखना है कि एंजाइम्स केमिकल रिएक्शंस को इनिशिएट नहीं करवाते। रिएक्शन पहले से हो रहा होता है लिविंग सिस्टम में, लेकिन स्लो होते हैं। एंजाइम जनरली आके क्या करते हैं, ये उस पहले से मौजूद स्लो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करवा देते हैं। तो इस तरह ये फैसिलिटेट कर रहे हैं हमारे मेटाबॉलिज्म को। कहते हैं अगर ये ना हो तो रिएक्शन देखो प्रोसीड करेगा, ये नहीं कहा कि रिएक्शन होगा ही नहीं, करेगा प्रोसीड, रिएक्शन होगा, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, लेकिन बहुत स्लो।
इतना स्लो कि हम जिंदा नहीं रह सकेंगे, लाइफ सस्टेन नहीं कर सकेगी। क्यों? क्योंकि आपको जो रिएक्शंस हो रहे हैं इस दौरान आप बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन भी करवा रहे हो, जिससे एनर्जी रिलीज होती है और उसे हम यूज भी करते हैं, और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को आप बना भी रहे होते हो। तो अगर आपको वो चीज टाइम पे नहीं मिल पा रही, चाहे एनर्जी है या चाहे लार्जर मॉलिक्यूल है, तो लाइफ जो है वो मेंटेन नहीं रहेगी। तो एंजाइम की अहमियत यहां से लगा लो कि अगर आपके सेल में सब कुछ है, एंजाइम रिमूव कर दो, सेल की डेथ, नो लाइफ। ठीक है, इसी वजह से हम एंजाइम और एंजाइम की वजह से जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं इनकी अहमियत को बहुत हाईलाइट करते हैं कि सेल के पास सब कुछ है, अगर उसका मेटाबॉलिज्म, उसके केमिकल रिएक्शन स्टॉप हो गए हैं या उन केमिकल रिएक्शंस को करवाने वाले एंजाइम में मसला आ गया, तो आपके पास लाइफ पॉसिबल नहीं है। इतनी अहमियत है इन केमिकल रिएक्शंस और इन्हें कैटालाइज करने वाले एंजाइम्स की। ये क्या है? कहते हैं बाय एक्शन ये कैटालिस्ट है। हम केमिस्ट्री में ये टर्म यूज करते हैं। केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कैटालिस्ट आपके पास एक ऐसा केमिकल होता है जो आके किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देता है। क्या मतलब स्पीड बढ़ा देता है? यानी वो रिएक्टेंट्स को जल्दी से प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करवा देता है। यही काम एंजाइम भी कर रहे होते हैं, लेकिन चूंकि एंजाइम की टर्मिनोलॉजी स्पेसिफिक है, फिक्स्ड है किसी लिविंग सिस्टम के साथ, कि अगर कैटालिस्ट रिएक्शन को स्पीड अप करवाए और वो कैटालिस्ट खुद और वो रिएक्शन भी, ये दोनों लिविंग सिस्टम में हो रहे हैं, तो ये आपके पास बायोलॉजिकल कैटालिस्ट बनता है। और इस बायोलॉजिकल कैटालिस्ट को फिर हम केमिस्ट्री वाले कैटालिस्ट से डिफरेंशिएट करने के लिए एंजाइम का नाम दे देते हैं। क्लियर हुआ? क्यों है कैटालिस्ट? स्पीड अप कर रहा है रिएक्शन रेट को। रिएक्शन रेट को मतलब ज्यादा सबस्ट्रेट्स को प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट करवा रहा है। और इंटरेस्टिंग बात देखो, इस सारे प्रोसेस में जब एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है तो वो खुद इस रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं होता, कंज्यूम नहीं होता, या मुस्तकिल तौर पे उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता। एंजाइम आगे हम पढ़ेंगे, एंजाइम जो है इसकी एक स्पेसिफिक शेप है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है। अगर ये स्ट्रक्चर शेप मेंटेन रहेंगे तभी एंजाइम अपना काम करेंगे, लेकिन जब वो रिएक्शन करवाते हैं ना तो उस वक्त ये शेप थोड़ी बहुत चेंज होती है। अगर वो जो शेप में चेंज आया है ये ऐसे ही रहेगा तो एंजाइम फिर दोबारा यूज नहीं हो सकते। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि एंजाइम्स के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो जो रिएक्शन के दौरान उनके स्ट्रक्चर में चेंज आता है वो बाद में दोबारा नॉर्मल हो जाता है, जिस वजह से हम कहते हैं कि एंजाइम बार बार कंज्यूम हो रहे हैं, बार बार आप इन्हें यूज कर सकते हो। ये रिएक्शन के दौरान एक दफा यूज होके बेकार नहीं हुए, यूजलेस नहीं हुए। ठीक है, या इनकी जो स्ट्रक्चर है, इनकी जो शेप है, ये परमानेंटली चेंज नहीं होती। ये सारे कंसेप्ट्स हैं जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ने हैं। अभी मैं तमहीद बांध रहा हूं, मैं सीधा एंजाइम को डिफाइन करके कैरेक्टरिस्टिक पे आऊंगा, आपके लिए वो डायरेक्ट अप्रोच मुश्किल होगी। ये देखें जी, इस डायग्राम से हम कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं। कोशिश हमने की कि हम एंजाइम को एक ग्लोबुलर शेप दें जिससे आप इसकी शेप का आइडिया लगाओ। अब ये जो ओवरऑल ग्लोबुलर शेप है ना, इसमें सारी शेप में एक छोटा सा हिस्सा है, ये वो जगह है जहां पे आप देखते हो सबस्ट्रेट ने आके बाइंड करना है। बाकी जो सारा एंजाइम है ना, ये रिएक्शन में नहीं इन्वॉल्व होता। एंजाइम के ऊपर एक छोटी सी पॉकेट, होल, ओपनिंग होती है, खाली जगह होती है। सिर्फ यही वो जगह है जहां पे सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड करता है और एंजाइम फिर उस सबस्ट्रेट को चेंज करता है प्रोडक्ट के अंदर। इस जगह को हम कहते हैं, ये एंजाइम की एक्टिव साइट है। तो देखो, इससे मैं एक और इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूं, और वो ये कि जनरली मैं ये कह सकता हूं कि एंजाइम का जो साइज है ये अपने सबस्ट्रेट से बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया कि एंजाइम का सारा जो स्ट्रक्चर है वो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा। इसलिए नहीं हो रहा कि ये बहुत बड़ा है सबस्ट्रेट से। सबस्ट्रेट जो है वो इसकी निस्बत जरा छोटा होता है, और वो फिर सारे एंजाइम के साथ अटैच नहीं होता बल्कि लिमिटेड स्पेस के साथ अटैच होता है, जिसे हम कहते हैं एक्टिव साइट। केमिस्ट्री के अंदर ना
हम इस मॉलिक्यूल को रिएक्टेंट कहते हैं, जिसे हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन जब आप बायोलॉजिकल सिस्टम में बात करोगे तो आप कैटलिस्ट को एंजाइम कहोगे और रिएक्टेंट को सबस्ट्रेट कहोगे। ठीक हुआ? एक्टिव साइट और वो बाकी का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, इसे कलेक्टिवली आप एंजाइम कह रहे हो। ये देखो, और ये जो साइट है ना, ये स्पेशल साइट होती है। ऐसा नहीं है कि आप देखोगे कि आपके पास मल्टीपल एंजाइम्स की एक्टिव साइट एक ही जैसी होगी। आप एंजाइम चेंज करते जाओगे, उसकी एक्टिव साइट की स्पेस, शेप चेंज होती जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि एंजाइम के ऊपर मौजूद ये जो एक्टिव साइट है, ये एंजाइम स्पेसिफिक है, ये स्पेशल जगह है। ये ऐसी सिर्फ इसी एंजाइम में मिलेगी। किसी और एंजाइम में जाओगे तो वहां एक्टिव साइट तो होगी, लेकिन इस एंजाइम जैसी नहीं होगी, वहां उसकी शेप में फर्क आ जाएगा। तो ये एक स्पेसिफिक साइट है जो सबस्ट्रेट को अपने साथ अट्रैक्ट करवाती है। अट्रैक्ट करवाती है तभी तो सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है और फिर वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, इसे हम फर्स्ट ईयर के अंदर ग्रेड 11 में जरा ज्यादा एलैबोरेट करेंगे। ठीक है? करिकुलम के अंदर वर्टिकल लिंकेजेस होती हैं। आपने जो हायर ग्रेड में कंसेप्ट पढ़ना होता है डेप्थ के अंदर, डिटेल के अंदर, आपको वो कंसेप्ट्स लोअर ग्रेड में इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं ताकि आप कुछ टर्मिनोलॉजी से वाकिफ हो, आपकी बेस बने। तो यहां मैं आपको एक कंसेप्ट अंडरस्टैंड करवाऊंगा, थोड़ा सा डिटेल बताएंगे ताकि हमें समझने में उसे आसानी रहे। कहते हैं जब आपके पास सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड करता है ना, तो इनकी जो बाइंडिंग है ना, ये टेम्परेरी होती है। टेम्परेरी इसलिए है कि असल मकसद सबस्ट्रेट को बाइंड करने का यह है कि इसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाए। अगर एंजाइम और सबस्ट्रेट स्ट्रांगली बाइंड कर गए और टेम्परेरी की बजाय परमानेंटली बाउंड कर गए, तो इसका मतलब है अब आप उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए आप देखोगे इनकी जो बाइंडिंग है वो टेम्परेरी है। होगा क्या? जब एंजाइम सबस्ट्रेट को बाइंड करेगा, वो सबस्ट्रेट के अंदर चेंजेस लाएगा, तभी तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट से मुख्तलिफ होगा ना, और प्रोडक्ट सबस्ट्रेट से मुख्तलिफ होगा। तो सबस्ट्रेट में कुछ चेंजेस लाएंगे, तभी तो चेंजेस की वजह से जो नई चीज बनेगी उसे हम प्रोडक्ट कहेंगे। लेकिन ये जो चेंज है ना, ये एकदम से नहीं होती। और ये चेंज है क्या? इस चेंज में अगर मैं आपको बेसिकली समझाऊं तो होता यह है कि आपके पास सबस्ट्रेट के पुराने बॉन्ड्स को ब्रेक किया जाता है और इसकी जगह नए बॉन्ड्स को बनाया जाता है। आप सबस्ट्रेट को लो, उसके पुराने बॉन्ड्स ब्रेक करो और एटम्स की रीअरेंजमेंट इस तरह से करवाओ कि आप दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान में नए बॉन्ड्स बने। इस नए बॉन्ड बनने के दौरान क्या होगा कि वो जो सबस्ट्रेट था ना, जब उसके पुराने बॉन्ड ब्रेक किए और एटम्स रीअरेंज होकर नए बॉन्ड बनाएंगे, तो उस सबस्ट्रेट की अब शेप भी चेंज होगी। अब वो सबस्ट्रेट नहीं रहा, अब आप इसे कहते हो प्रोडक्ट। लेकिन ये जो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट के अंदर चेंज आया है ना, ये रैंडम एकदम से नहीं होता। इस दौरान आप देखते हो इन बिटवीन स्टेज आती है। एक स्टेज ऐसी आती है जहां पे आप देखते हो कि ओल्ड बॉन्ड्स जो है इन्हें ब्रेक किया जा रहा होता है और जो न्यू बॉन्ड्स हैं इनकी फॉर्मेशन करवाई जा रही होती है। यानी कि अब वो सबस्ट्रेट भी नहीं रहा क्योंकि हमने उसके पुराने बॉन्ड्स ब्रेक करना शुरू कर दिए, लेकिन अभी वो प्रोडक्ट भी नहीं बना क्योंकि अभी इसमें नए बॉन्ड्स बनना शुरू हुए हैं। ये आती है इन बिटवीन स्टेज, इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो कहते हैं जब भी सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड करता है तो बीच में एक लम्हा ऐसा आता है जिसमें सबस्ट्रेट के अंदर चेंजेस आती हैं। अब वो सबस्ट्रेट भी नहीं होता, प्रोडक्ट भी नहीं होता, वो इंटरमीडिएट स्टेज में होता है जिसे आप कहते हो ट्रांजिशन स्टेट। ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, कहते हैं ये आपके पास एक अनस्टेबल स्टेज है। अगेन समझ आता है, अगर ये ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल हो जाए तो इसका मतलब है प्रोडक्ट नहीं बनेगा। वो इंटरमीडिएट जो मॉलिक्यूल है वो ना तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा ना वो वापस सबस्ट्रेट में कन्वर्ट होगा। तो इसलिए फिर आप देखते हो कि इस ट्रांजिशन स्टेट में वो जो कंपाउंड जिसमें नए बॉन्ड्स बन रहे हैं, पुराने बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, ये अनस्टेबल होता है
और अनस्टेबल होने का मतलब पता है क्या है? अगर आपको केमिस्ट्री के कंसेप्ट क्लियर है कि ये जो स्टेट है ना, इसका एनर्जी लेवल सबस्ट्रेट से ज्यादा है, तभी ये अनस्टेबल है। क्योंकि जब भी हम केमिस्ट्री में कहते हैं कोई चीज स्टेबिलिटी की तरफ आती है तो उसका एनर्जी लेवल ड्रॉप करता है। ठीक है, यही आगे आपके पास कंसेप्ट समझाया जा रहा है कि ये जो ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल है, ये इसलिए है कि इसका एनर्जी लेवल हाई है। ठीक है, ये एंजाइम जो है ये अल्टीमेटली फिर क्या करता है कि उस सबस्ट्रेट को ट्रांजिशन स्टेट में लाता है और ट्रांजिशन स्टेट से फाइनली उसे प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। मैं इरेज नहीं कर रहा, पढ़ा जा सकता है हमसे। ठीक है, तो फाइनली आपके पास प्रोडक्ट बनता है जो कि एक इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है जिसकी सेल को जरूरत है, तभी तो ये रिएक्शन हुआ है। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट बड़ा अच्छे से क्लियर हुआ है। ये देखो, अगर हम डायग्राम को जूम करें तो आपके पास क्या हो रहा है? एंजाइम आया, और जरा गौर करो यहां पे अभी चूंकि हम इंट्रो पे हैं तो एंजाइम की जो एक्टिव साइट है इससे मिलता जुलता मैंने सबस्ट्रेट दिखाया, ऐसा सबस्ट्रेट जो उसकी एक्टिव साइट पे बाइंड कर जाए। और जब वो बाइंड किया तो क्या हुआ? एंजाइम ने उस सबस्ट्रेट के पुराने बॉन्ड्स ब्रेक किए, जिसकी वजह से उसके अंदर चेंजेस आई, और चेंजेस के नतीजे में जो प्रोडक्ट बना वो सबस्ट्रेट से मुख्तलिफ था। लेकिन इस सारे प्रोसेस में इंटरेस्टिंग काम यह हुआ कि एंजाइम इस रिएक्शन के बाद वैसे ही अवेलेबल हो गया जैसे वो स्टार्ट में था रिएक्शन के। इसका मतलब यह है कि हम इस एंजाइम को रिसाइकल कर सकते हैं, दोबारा यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं इससे एक नतीजा अखज करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि सेल जो है उसे कंपैरेटिवली कम एंजाइम्स चाहिए होते हैं, वो कम एंजाइम से भी काम चला लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये रीयूजेबल है। सबस्ट्रेट ज्यादा होगा लेकिन एंजाइम सबस्ट्रेट की निस्बत कम भी है तो इट्स ओके, सेल जो है वो नॉर्मली अपने फंक्शन परफॉर्म करता रहेगा। अब एंजाइम जो है ना, इसकी कैरेक्टरिस्टिक में से एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसे हमने आगे लिस्ट आउट करना है, लेकिन हम इसे अभी समझते हैं कि ये असल में रेट ऑफ रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कैसे करते हैं। ये असल चीज है जो हम समझना चाहते हैं। अगर आप ग्राफ को देखो, मैं अब आपको ग्राफ को पढ़ाता हूं, इसको जूम ही रहने दें। आपके पास ये एक सबस्ट्रेट है, लेट्स से ग्लूकोज है, और इसका जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होगा, और इस दौरान एनर्जी रिलीज होगी। ये एनर्जी रिलीज हुई, लेकिन ये रिएक्शन जो है ये खुद ब खुद नहीं होगा, इसे एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी देगा सेल। लेकिन वो जो एनर्जी है ना वो इतनी है, यहां पे इस पॉइंट पे जब आपका सबस्ट्रेट आएगा तभी वो इस काबिल होगा कि वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो सके। लेकिन आपके पास गैप आ रहा है, सबस्ट्रेट है इस एनर्जी लेवल पे, लेकिन उसे प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए इस एनर्जी लेवल पर आना है। अगर तो एंजाइम नहीं है, ये जो एनर्जी गैप है ना ये सेल फिल करेगा। सेल को अपनी एनर्जी यूज करनी पड़ेगी ताकि ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो। लेकिन मसला ये है कि सेल ने सिर्फ ये एक केमिकल रिएक्शन तो नहीं ना कैटेलाइज करना। सेल की तो खसूसियत ये है कि उसमें हर सेकंड, हर लम्हा हजारों की तादाद में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। अब इमेजिन करो अगर एंजाइम ना हो और सेल को उन हजारों केमिकल रिएक्शन के लिए इसी तरह एनर्जी देनी पड़े तो सेल इतनी एनर्जी कहां से लाएगा? समझ रहे हो क्यों हम कहते हैं कि एंजाइम के बगैर सेल सरवाइव नहीं कर सकता, लाइफ पॉसिबल नहीं है, कि सेल इतनी एनर्जी नहीं दे सकता हर रिएक्शन को। ठीक हो गया, एंजाइम अब आएगा। एंजाइम क्या करेगा? एंजाइम ये करेगा कि वो ये जो एनर्जी गैप है इसे कम कर देगा। कैसे ये भी बताता हूं, लेकिन अभी आपको आसान समझा रहा हूं कि एंजाइम ने आके उस लार्ज एनर्जी गैप को इतना कर दिया। ये अब सेल के लिए आसान है कि जहां उसे इतनी बड़ी एनर्जी गैप को फिल करना था, अब वो इतना सा एनर्जी गैप फिल कर ले कि थोड़ी सी एनर्जी यूज करे और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर ले। और वो अपनी एनर्जी सेल कैसे बैलेंस कर रहे हैं? क्योंकि आपके पास केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है बहुत सारे केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक होते हैं। एक हम और टर्म यूज करते हैं एक्सर्गोनिक।
कि इनमें आप देखते हो बेशक स्टार्ट में सेल को एनर्जी यूज करनी पड़ रही है, लेकिन ओवरऑल वो एक्सोथर्मिक होने की वजह से जब रिएक्शन होता है तो वो इतनी एनर्जी रिलीज करते हैं कि सेल उस एनर्जी को दोबारा एटीपी की शक्ल में स्टोर करके दोबारा इस्तेमाल में ले आता है, जिस वजह से सेल का काम भी चलता रहता है। लेकिन असल चीज कि एंजाइम का रोल क्या है। तो एंजाइम ने आके क्या किया, ये जो एनर्जी लेवल था, ये जो गैप था जो स्टार्ट में चाहिए था रिएक्शन करवाने के लिए, इसे कम कर दिया। अब यहां पे एक और टर्मिनोलॉजी यूज होगी, ये जो स्टार्ट के अंदर किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, विदाउट एंजाइम या विद एंजाइम। विदाउट है तो ज्यादा चाहिए, विद एंजाइम है तो कम चाहिए। ये जो स्टार्ट में एनर्जी चाहिए रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए, बच्चों हम इसे कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो आसान अल्फाज में अगर मैं एक जुमले में आपको समझाऊं, एंजाइम आके क्या करता है, ये उस केमिकल रिएक्शन की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम कर देता है, जिसकी वजह से आप देखते हो सेल में उस रिएक्शन को करवाना आसान हो जाता है, यानी उसे स्पीड अप कर दिया जाता है, वो रिएक्शन जल्दी जल्दी हो रहा होता है। तो आई होप कि हमने ग्राफ से ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो अंडरस्टैंड कर लिया है। ठीक है, अब ये देखो आसान अल्फाज में मैंने लिखा हुआ है कि एंजाइम असल में क्या कर रहे हैं, ये केमिकल रिएक्शंस को आसान बना देते हैं। तो कैसे करते हैं ये हमने समझ लिया। क्या कर रहे होते हैं, ये उस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए उसे कम कर देते हैं। ठीक है, ये ऐसा कैसे करते हैं ये भी आपने समझना है। हम ग्रेड 11 में इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं आपको सिंप्लीफाइड वर्जन में समझाऊंगा। दो तरीके हैं, इससे ज्यादा होते हैं लेकिन हम सिंप्लीफाइड रहते हुए दो मेथड्स 9th में पढ़ते हैं कि ये वो दो मेथड है जिसमें हम देखते हैं कि एंजाइम किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर सकता है इस मेथड से। पहला काम तो एंजाइम ये करता है कि वो जो सबस्ट्रेट्स हैं जिन्होंने प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होना है, एंजाइम इनकी ओरिएंटेशन को करेक्ट करता है। अब इसके पीछे क्या कंसेप्ट है, इसके पीछे केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में आई होप आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो बेसिक मैं समझा दूंगा, लेकिन आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे जब आप कैटालिसिस को पढ़ोगे। होता यह है कि आपके पास जब भी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहे होते हैं ना, उस वक्त हम देखते हैं कि वो रिएक्टेंट्स जो हैं उनकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसकी वजह से वो सिस्टम के अंदर मूव कर रहे होते हैं। और जब वो मूव कर रहे होते हैं ना अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से, तो वो मूवमेंट होती है रैंडम, और उसी दौरान चांसेस होते हैं कि उनमें आपस में कोलिजन हो जाए। अब जब इनमें कोलिजन होती है ना, तब ये पॉसिबल होता है कि वो एक दूसरे के करीब आते हैं और वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन यहां एक और ट्विस्ट है कि ये जो कोलिजन हो रही है जिसके नतीजे में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इस कोलिजन की डायरेक्शन भी सही होनी चाहिए। अगर तो करेक्ट ओरिएंटेशन में डायरेक्शन के अंदर सबस्ट्रेट आके रिएक्टेंट आके कोलिजन करेंगे, तभी आप देखोगे कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। अगर उनकी ओरिएंटेशन करेक्ट नहीं है, जितनी मर्जी रिएक्टेंट्स के दरमियान सबस्ट्रेट के दरमियान कोलिजन करवा लो, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते। एंजाइम क्या करता है, एंजाइम आके ये करता है कि वो जो उनकी कोलिजन होनी है विदाउट एंजाइम, जिसमें चांसेस हैं कि कोलिजन इफेक्टिव भी हो सकती है यानी करेक्ट भी हो सकती है, और वो इनइफेक्टिव यानी इनकरेक्ट भी हो सकती है, एंजाइम आके उस करेक्ट कोलिजन के चांसेस बढ़ा लेगा। कैसे कि वो सबस्ट्रेट को एक्टिव साइड के थ्रू बाइंड करके सही ओरिएंटेशन में रिएक्ट करवाएगा, ताकि वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाए। एक तो ये मेथड है, जब उनकी ओरिएंटेशन ठीक होगी तो उनके लिए रिएक्ट करना आसान हो गया, उनके लिए रिएक्ट करना आसान हुआ, तो अब उन्हें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन भी कम चाहिए। ठीक है, हम इसे एक्टिवेशन एनर्जी भी बोलते हैं। दूसरा मेथड यह है कि बाज केमिकल रिएक्शन में देखा गया है कि एंजाइम सिर्फ आके ये नहीं कर रहा कि उन्हें स्पेस दे रहा है, एक्टिव साइट पे बाइंड कर रहा है और उनकी ओरिएंटेशन ठीक कर रहा है। बाज रिएक्शन में हम देखते हैं एंजाइम खुद रिएक्शन का हिस्सा बन जाता है फॉर द टाइम बीइंग, ताकि वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर सके। ऐसा कैसे होता है कि एंजाइम जो है
वो आर्जी तौर पे टेम्पोरेरली खुद रिएक्ट कर जाता है अपने सबस्ट्रेट के साथ। और जब वो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है तो वो असल में सबस्ट्रेट के अंदर चेंज ला रहा होता है। और जब सबस्ट्रेट के अंदर चेंज आता है तो इस दौरान होता यह है कि उसके जो ओल्ड बॉन्ड्स हैं ये ब्रेक होते हैं और उसमें नए बॉन्ड्स बनना शुरू हो जाते हैं, उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से एंजाइम खुद सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करके उसे जल्दी आसानी से फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। दोनों तरीकों में अल्टीमेटली यह होता है कि आपको खुद से जो सेल को खुद से जो एनर्जी यूज करनी थी अब वो उसे कम करनी पड़ेगी। तो हम कहेंगे कि एंजाइम आए और इन्होंने आके एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को ड्रॉप किया, जिसकी वजह से हमने कहा एंजाइम ने रिएक्शन को स्पीड अप कर दिया। ठीक है, कहते हैं एंजाइम्स जो हैं ये यूनिक हैं। क्यों? क्योंकि ये केमिकल रिएक्शंस को इनक्रेडिबली फास्ट, बहुत ज्यादा रेट पे फास्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा फास्ट कर देंगे। ठीक है, वो जो स्पीड अप होगा रिएक्शन वो कई टाइम्स होगा, एक्सपोनेंशियल होगा। ये देखो एक सिंपल सा स्टैट दिया है कि एंजाइम किसी भी रिएक्शन को कितना स्पीड अप कर सकता है, मिलियन टाइम्स स्पीड अप कर सकता है, कोई मामूली स्पीड अप नहीं करेगा। ठीक है, ये देखो इस एग्जांपल को पढ़ के हम आज लेक्चर को कंक्लूड करते हैं, बाकी इंशाल्लाह हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब एंजाइम किसी केमिकल रिएक्शन को कितना स्पीड अप करवा सकता है इस एग्जांपल से हम समझते हैं। इमेजिन करो आपके पास एक रिएक्शन हो रहा है एंजाइम के बगैर, और इस रिएक्शन में पता है क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिएक्ट करवाया जाएगा और इनको रिएक्ट करवा के कार्बोनिक एसिड बनाया जाएगा। लेकिन एंजाइम नहीं है तो ये बहुत स्लो हुआ। कितना स्लो हुआ कि आप देखोगे 1 घंटे में ना सिर्फ 200 मॉलिक्यूल बनेंगे कार्बोनिक एसिड के, एंजाइम के बगैर। अब एंजाइम इस रिएक्शन को कितना स्पीड अप करवा सकता है यह हम देख लेते हैं। अब अगर आपके पास कार्बोनिक एनहाइड्रेज हो और वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बना रहा हो, तो यही जो पहले 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल बन रहे थे, अब आप देखोगे इनकी तादाद 6 लाख हो जाएगी, लेकिन सेकंड में, हर सेकंड में आप देखोगे एंजाइम आके 6 लाख कार्बोनिक एसिड मॉलिक्यूल बनाएगा। कहां 1 घंटे में 200 और कहां 1 सेकंड या हर सेकंड 6 लाख प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो ये कितना स्पीड अप हुआ, एंजाइम ने 10 मिलियन टाइम्स रिएक्शन को स्पीड अप कर दिया। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एंजाइम्स जो हैं वो जब केमिकल रिएक्शंस को एक्सपोनेंशियली स्पीड अप करते हैं तो उससे सेल के लिए सरवाइव करना कितना इजी हो जाता है। और अगर यही एंजाइम ना हो तो इतने ही मिलियन टाइम्स रिएक्शन स्लो होगा जो सेल को अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज को टाइम पे पूरा नहीं करवा सकेगा और अल्टीमेटली सेल सरवाइव नहीं कर पाएगा। आई होप आज का लेक्चर आपके लिए मुफीद रहा होगा। आगे इंशाल्लाह कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे और हमारे एसएलओ की जो सेकंड डिमांड है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ें। ये भी मैं जो पढ़ा रहा हूं ये कैरेक्टरिस्टिक्स ही हैं, लेकिन हम बुलेट पॉइंट में होंगे, फाइनली लिस्ट अप करेंगे। आपके पास वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसकी वर्कशीट और क्वेश्चन बैंक है, उसे एडवांस अटेम्प्ट करें और एसएलओ बेस एग्जाम की अच्छे से तैयारी करें। कल यहीं से स्टार्ट करेंगे बच्चों, तब तक के लिए